नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डीडीयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। जैसा कि पिछले 6 लेक्चर्स में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और सभी इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था, मीजोमेरिक पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। और इन सभी इफ़ेक्ट्स पे हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बाद जो दूसरा आता है वो हम लोग का आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली चीज़ हमने बताई थी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जो हम लोगों ने पढ़ लिया सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। दूसरा हमने बताया था फिजन ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड फिजन में रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा हमने बताया था अटैकिंग रीजेंट, नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट। तो अटैकिंग रीजेंट के नेचर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे आते हैं, कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता क्या है ये हम लोग जान लें कि क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? तो देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, कोई भी रिएक्शन, जैसे हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं, और SN1 रिएक्शन में हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड का डिसोसिएशन कराते हैं, और डिसोसिएशन कराने के बाद हमारा ये जो इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट, इसी को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। ये चूंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए हम इसको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के थ्रू ही होता है। रिएक्टेंट पहले हाई एनर्जी रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, फिर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक। और हमने दिखाया भी, ऑल मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक प्लेस वाया फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत कम एग्जिस्टेंस होता है, इसका बहुत शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस होता है, ये तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टेक पार्ट इन द रिएक्शन एज सुन एज दे फॉर्म, मतलब जैसे ये रिएक्शन में बनता है तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए बहुत तेजी से ये कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोग देखते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग देखें, तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लें, और कौन कौन से इसमें चीजें होती हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही रिएक्टिव होता है। बीइंग वेरी रिएक्टिव, दीज कैन नॉट बी आइसोलेटेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी, बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है। जब तक हम उसको आइसोलेट करें तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो या तो होमोलिटिक फिजन से जनरेट होता है या तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से जनरेट होता है। और हम लोग बॉन्ड फिजन, आप जानते हैं बॉन्ड फिजन, अगर Cl2 का हम बॉन्ड फिजन करें तो ये दो तरह से बॉन्ड फिजन हो सकता है। ये हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, जिसमें बॉन्डेड एटम अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। तो इसमें रेडिकल्स जनरेट होते हैं, इनको हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, इसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। दूसरा जो होता है वो हेट्रोलिटिक फिजन होता है, ये आपका होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन कहलाता है। दूसरा जो होता है वो हेट्रोलिटिक फिजन होता है। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है? इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। जैसे यहाँ एक्स हेलोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए
इसलिए एक्स की तरफ मूव कर जाता है, और एक्स की तरफ मूव करेगा तो आर पे पॉजिटिव और एक्स पे माइनस। इस केस में हेट्रोलिटिक फ्यूजन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो आयंस बनते हैं। तो या तो फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल किस में बनेगा, होमोलिटिक फ्यूजन में, और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या बनेगा, आयंस बनते हैं, और यही आयंस या फ्री रेडिकल्स ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आइदर जनरेटेड बाय होमोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक फ्यूजन, या तो होमोलिटिक फ्यूजन से जनरेट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फ्यूजन से, या तो फिर हेट्रोलिटिक फ्यूजन से ही जनरेट होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले स्लाइड में हमने इसका डिफिनीशन बताया कि शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज मतलब जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम हो और वो रिएक्शन के दौरान जनरेट होती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कम होती है और उनकी एनर्जी हाई होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैव हाई एनर्जी बट लेस स्टेबल, इसलिए बहुत तेजी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में दिखाया है। कार्बोकैटायंस, कार्बेनाइंस, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, एराइंस, फ्री रेडिकल्स, इसके अलावा भी और सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, लेकिन बीएससी लेवल पे इतना काफ़ी आप लोग के लिए जानने के लिए। जैसे मैं बता दूं आपको, एलाइड्स, एलाइड्स भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। फास्फोरस एलाइड, सल्फर एलाइड, नाइट्रोजन एलाइड, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। लेकिन हम लोग को बेसिकली बीएससी में इतने सारे कार्बोकैटायंस, कार्बेनाइंस, कार्बिन, नाइट्रीन्स, एराइंस और फ्री रेडिकल्स को पढ़ना है। इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी के बेसिस पे हमने इसको अरेंज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कार्बोकैटायन के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं, उनमें कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट ही बनता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई है वो कार्बोकैटायन है। दूसरा है कार्बेनाइन, कार्बेनाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कार्बीन भी हमें पढ़ना है, नाइट्रीन, एराइंस, फ्री रेडिकल्स। यहाँ अभी इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से हम इनको डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आएंगे हम लोग कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नाम से यह स्पष्ट है, कार्बोकैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जिनका पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे हो, उस तरह के स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। जैसे हमने ये CH3 कार्बोकैटायन लिया, CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन हो गया। CH3 CH प्लस CH3, ये कार्बोकैटायन हो गया। ऐसा नहीं है, आप साइक्लिक भी ले सकते हैं, दिस वन ऑल्सो ए कार्बोकैटायन। तो ये सभी कार्बोकैटायंस हैं, और ये इसलिए कार्बोकैटायंस हैं क्योंकि इनकी पॉजिटिव चार्ज किस एटम पे डिलोकलाइज हो रहा है, कार्बन एटम पे डिलोकलाइज है, इसलिए हम इनको कार्बोकैटायंस कहते हैं। कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें, किसी एक कार्बोकैटायन की बात करें, सपोज करें कि हमने इसको लिया है, तो कार्बोकैटायन में बेसिकली कार्बोकैटायन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकैटायन में कार्बन के पास ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से हम लोग कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट स्पीसीज भी हम लोग कहते हैं। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कार्बोकैटायन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन्हीं सारी चीजों को हमने यहाँ डिटेल किया हुआ है। केमिकल स्पीसीज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज
on carbon atom and carrying 6 electrons in its octet shell are called carbocation. हमने बताया अभी कि कार्बोकेटायन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए और पॉजिटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, तो इस तरह के स्पीसीज को हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। और कार्बोकेटायन जो बनता है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। होमोलिटिक क्लीवेज से आप जानते हैं रेडिकल्स बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से केवल रेडिकल्स बनते हैं, बाकी जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, कोवैलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। और कैसे बनता है कि कोई लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कोई लिविंग ग्रुप निकल जाए। जैसे सपोज करिए कि RX है और यह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया, तो R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये आपका कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस किए हैं कुछ किस तरह से कार्बोकेटायन बनते हैं, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने एथिल क्लोराइड लिया है, ध्यान से देखिए, ये आपका एथिल क्लोराइड है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया, तो Cl माइनस निकल गया, तो CH3CH2 पे क्या बन गया, कार्बोकेटायन, प्लस चार्ज आ गया, ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन के और सारे एग्जांपल हैं, जैसे CH3 पे प्लस, CH3CH2 पे प्लस, PHCH2 पे प्लस, साइक्लिक एरोमेटिक कार्बोकेटायन भी है, 2 PH है, CH पे प्लस है, ये भी। तो ये सभी कार्बोकेटायन, जहां भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे आएगा वह कार्बोकेटायन ही कहलाएगा। ठीक, मैं बता दूं आपको, वैसे ये क्लासेस BSc लेवल की हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कार्बोकेटायन के बारे में जितनी जानकारी हो सके मैं आपको दे दूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्बोकेटायन को जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो 1 या 2 कैटेगरी के कार्बोकेटायन ही पढ़ते हैं, जबकि कार्बोकेटायन बहुत सारे तरीके के होते हैं, कई तरह के होते हैं, 5 तरीके से कार्बोकेटायन होते हैं। ठीक है, तो हम सारे तरीके के बारे में बात करेंगे। और वो अलग बात है कि जिस टाइप में कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है उस पे हम फोकस ज्यादा करेंगे, लेकिन आपको सभी के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप जानते रहें कि कार्बोकेटायन केवल 1 ही 2 तरीके के नहीं होते हैं, कई तरीके के होते हैं। तो फिर मैं बता दे रहा हूं, कार्बोकेटायंस आर दोज स्पीसीज इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा वह कार्बोकेटायन कहलाएगा। चाहे किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, जैसे हमने ये लिया, इस पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो ये कार्बोकेटायन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन का बहुत ही बेसिक सा डिफिनीशन है। अब हम आते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, टाइप ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायन की टाइप के बारे में, कितने तरह के कार्बोकेटायन होते हैं और कितने तरह के कार्बोकेटायन का मतलब ये कि हम कैसे जानेंगे, किस तरीके से जानेंगे कि कौन से कार्बोकेटायन की हम बात कर रहे हैं। तो कार्बोकेटायन को हम डिवाइड किस बात पे किए हैं, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिए। हम कार्बोकेटायन जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकेटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और इस कार्बोकेटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बोकेटायन यहां हम लिख दे रहे हैं, कार्बोकेटायंस कंटेन्स वैकेंट ऑर्बिटल। ये वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बोकेटायन जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। और किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं या किस बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो बेसिस होता है वो होता है वैकेंट ऑर्बिटल। किस तरह का वैकेंट ऑर्बिटल है, किस तरह का, नेचर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है इस पे। और दूसरा ये कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो 2 बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एज वेल एज the hybridization state of positively charged carbon atom
कार्बोकैटायंस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। फिर मैं बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ nature of vacant orbital as well as hybridization state of positively charged carbon atom, carbocations are divided into 5 categories। 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। और पहली कैटेगरी जो होती है वो होती sp3 कार्बोकैटायन। पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम sp3 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि यह बता रहा है वैकेंट ऑर्बिटल को, वैकेंट ऑर्बिटल को, यानी पहला जो पार्ट है वो वैकेंट ऑर्बिटल को बता रहा है। इसका मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट है। और दूसरा जो बता रहा है ये बताता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन को ये बताता है। तो ये आपका क्लियर रहना चाहिए कि पहला पोर्शन किस चीज को बता रहा है और दूसरा पोर्शन, मैंने कहा दो ही फैक्टर के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। पहला नेचर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जो ये है, और दूसरा क्या, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, इन्हीं दो के बेसिस पे। तो अगर मैंने sp3 लिखा है, sp3 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो है ये किसको बता रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल को बता रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल को। दूसरा वाला बता रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम को, ये बता रहा है कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन को बता रहा है। यानी कि sp3 कार्बोकैटायन वह होते हैं जिसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, वैकेंट होता है। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी क्या होता है, sp3 होता है। और इस तरह के कार्बोकैटायंस को हम लोग क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। इस तरह के कार्बोकैटायन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि sp3 कार्बोकैटायन कब बनता है, कैसे बनता है। तो sp3 कार्बोकैटायन ऑलवेज कहाँ बनता है, ब्रिज हेड कार्बन पे बनता है। ऑलवेज कहाँ पे बनता है, ब्रिज हेड कार्बन पे sp3 कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ ये sp3 होगा और वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या होगा, sp3। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन पे ही sp3 कार्बोकैटायन बनता है। और ब्रिज हेड कार्बोकैटायन को हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कैसे ये बनता है, इसको हम लोग देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमने एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, ये इस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बॉन्ड बना है वह कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ब्रोमीन के p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड ये किससे बना है, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्रोमीन के p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना है। और जब ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो Br पे माइनस हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है भाई, sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, यानी कि जो हमारा ये ओवरलैपिंग हुई थी, अगर यहाँ हम बनाए तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरह की थी। देखिए, इसका sp3 और इसका कौन सा, Br का क्या, p ऑर्बिटल, ये Br है। तो जब Br अपना इलेक्ट्रॉन पे लेके निकल गया तो Br पे निगेटिव चार्ज आ गया और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, खाली ऑर्बिटल भी sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी क्या है, sp3। और ये किस पे आया, देखिए ब्रिज हेड पे, ब्रिज जहां पे ब्रिज बना हुआ है इसी को हम लोग ब्रिज हेड कहते हैं। यहाँ भी ये भी ब्रिज हेड कहलाता है, जहां पे ये ब्रिज बना है ना, जिस पे बना रहता है उसी को हम ब्रिज हेड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका sp3 कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे ये भी ब्रिज हेड है।
तो ये भी जब बी आर ये निकल जाएगा तो बी आर अपने लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकलेगा तो बी आर पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ, किस ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp3 है और वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या sp3 है, इसलिए हम इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये हमेशा ब्रिज हेड पे ही बनता है। क्यों ब्रिज हेड पे बनता है, इस आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम इसके ये हमने बनाया है sp3 कार्बोकैटायन, और आप ध्यान से देखें तो इसका जो शेप है वो पिरामिडल है। कैसा शेप है, पिरामिडल है, और बॉन्ड एंगल वही लगभग 109 डिग्री के करीब आसपास, उससे ज़्यादा ही होगा, 109 डिग्री से ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो sp3 कार्बोकैटायन का शेप कैसा होगा भाई, पिरामिडल शेप होगा। sp3 कार्बोकैटायन जो होगा वो पिरामिडल शेप का होगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल हमने यहाँ बताए हैं, दोनों हमने देखिए, दोनों ब्रिज हेड पे हुआ है, यहाँ ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, ब्रिज बना हुआ है ये सारा, इसी पे ये हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा कार्बोकैटायन है psp2 कार्बोकैटायन। psp2 नाम से स्पष्ट है कि psp2 का मतलब, psp2 कार्बोकैटायन का मतलब हमारा वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, p ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो कार्बन का sp2 है। ठीक, तो बड़े आसानी से इससे हम लोग देख सकते हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन होता है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी के बारे में जानते हैं। ठीक, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी इसी के बारे में पढ़े हैं, बीएससी लेवल पे इसी के बारे में पढ़े हैं। मेरा बस उद्देश्य ये है कि आपको ये ना पता रहे कि केवल यही इसी तरह कार्बोकैटायन होता है, तो कम से कम टाइप में सारा बता दूंगा। बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कस इसी कार्बोकैटायन के बारे में बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, सारी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हम इसी कार्बोकैटायन के करेंगे। तो ये इट इज द मोस्ट कॉमन कार्बोकैटायन, जैसे हमने लिखा है इट इज द मोस्ट कॉमन कार्बोकैटायन, और इट फॉर्म बाय रीहाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 कार्बोकैटायन। sp3 कार्बोकैटायन के रीहाइब्रिडाइजेशन से ये बनता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल देखिए, p ऑर्बिटल है, वैकेंट है। ठीक है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, p ऑर्बिटल खाली, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि psp2 कार्बोकैटायन का शेप कैसा होता है, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, इसमें कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होता है, चूंकि ये कार्बोकैटायन है तो इसमें कोई न कोई ऑर्बिटल वैकेंट होगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है, और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, तो वो होता है sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp2 होता है। कैसे ये बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे ये बनता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिए, हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि ये हमने एक 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड हमने लिया है। ठीक, और मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, कौन से बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, CBr बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। CBr बॉन्ड की बात करें तो कार्बन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड है वो किससे ओवरलैपिंग से बना है, कार्बन के sp2 ऑर्बिटल, सॉरी sp3 ऑर्बिटल, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल, और Br के क्या, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल किसका है भाई, Br का, और sp3 ऑर्बिटल किसका है, ये कार्बन का। ठीक, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल से और Br के, मतलब ये जो बॉन्ड बना होगा ना, कुछ इस तरह से बना होगा, C ये आपका sp3 ऑर्बिटल है, और ये Br का p ऑर्बिटल, ये Br है, और ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बी आर अपना निकलेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा तो ये बी आर पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बी आर पे निगेटिव चार्ज, और sp3 ऑर्बिटल जो था हाइब्रिड ऑर्बिटल वो खाली हो जाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, देखिए प्लस चार्ज आ गया, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो खाली है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो खाली है। ठीक, यहां अब इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये क्या होता है, यहां देखिए, यहां जो बॉन्ड एंगल है, यहां जो बॉन्ड एंगल है, sp3 में आप जानते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट के करीब होता है, 109 डिग्री 28 मिनट करीब होता है। तो यहाँ पे जो सब मेथिल ग्रुप है ना, ये जो मेथिल ग्रुप है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल इसलिए करेंगे क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल कम है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है। तो मॉलिक्यूल ये सोचता है यार कि हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हैं तो हम लोग इतने कम बॉन्ड एंगल पे हैं और ये खाली ऑर्बिटल लेके इतना बॉन्ड एंगल पे है। तो ये क्या करते हैं, चूंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा हो गया इसलिए रीहाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और ये sp3 से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, sp2 में। और जब sp2 में कन्वर्ट होगा तो अब जो खाली ऑर्बिटल होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल खाली होगा। और आप जानते हैं sp2 में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री, इसलिए यहां पे रिहाइब्रिडेशन हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां तो सर ने रिहाइब्रिडेशन करा दिया, जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन थे वहां पे क्यों नहीं कराया। तो वहां पे हमने इसलिए नहीं कराया, यहां पे हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि देखिए यहां पे जो कार्बोकैटायन यहां पे ये जब निकलेगा तो जो ये बनेगा ये ब्रिज हेड पे है, ये किस पे है, ब्रिज हेड पे। ये कार्बोकैटायन कहां बन रहा है, ब्रिज हेड पे, और ये रिहाइब्रिडाइज होके ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड रिंग टूट जाएगा, इसलिए यहां पे रिहाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट नहीं होगा। चूंकि ये ओपन है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर में आसानी से कन्वर्ट हो गया। इसलिए ब्रिज हेड कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो दिस कार्बन डज नॉट अंडरगोज रिहाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि यह ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ब्रिज है ना, ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मॉलिक्यूल टूट जाएगा। इसीलिए यहां पे हम रिहाइब्रिडाइजेशन, यहां हम रिहाइब्रिडाइजेशन रिहाइब्रिडाइजेशन हम लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर बनने की संभावना नहीं है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बनने की संभावना है, इसलिए यहाँ रिहाइब्रिडेशन हो जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि psp2 कार्बोकैटायन ऑलवेज फॉर्म बाय sp3 कार्बोकैटायन। पहले ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, sp3 कार्बोकैटायन में किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये sp3 कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ है। फिर रिहाइब्रिडाइजेशन होके ये किसमें कन्वर्ट हुआ, psp2 कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि बिना sp3 के psp2 बन जाएगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि psp2 कार्बोकैटायन ऑलवेज फॉर्म बाय रिहाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 कार्बोकैटायन। और जितने भी सैचुरेटेड कार्बोकैटायंस होते हैं, सैचुरेटेड, ठीक, जैसे ये सैचुरेटेड है ना, एक्सेप्ट ब्रिज कार्बोकैटायन, जितने भी सैचुरेटेड होंगे वो सभी इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं psp2 में। कोई भी, जैसे CH3 इसी में बिलोंग करेगा, PH CH2+ इसी में बिलोंग करेगा, ये इसी में बिलोंग करेगा, जितने भी सैचुरेटेड हो, बस ब्रिज हेड पे ना हो, ब्रिज हेड पे सैचुरेटेड कार्बोकैटायन ना हो, बाकी सारे कार्बोकैटायन मोस्टली इसी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती, ठीक है। और इनको हम लोग क्लासिकल कार्बोकैटायंस भी कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायंस भी हम लोग कहते हैं। क्लासिकल कार्बोकैटायंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टेबलाइज होते हैं, इसीलिए क्लासिकल कार्बोकैटायंस कहलाते हैं। और जो ब्रिज हेड पे यानी sp3 जो कार्बोकैटायन था वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो कार्बोकैटायन है वो है sp2 कार्बोकैटायन।
फिर से आप समझ सकते हैं sp2 कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ भाई, sp2 कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारा जो खाली ऑर्बिटल है sp2 ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी क्या है कार्बन का sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। जैसे हमने दो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे देखिए ये कार्बन हमने लिया है, यहाँ जो खाली ऑर्बिटल लिया है वो कौन सा लिया है sp2, और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही जैसे ये मान लीजिए डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट है, तो जब डाइजोनियम साल्ट से N2 निकलता है तो ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड बना है कार्बन के sp2 ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जब निकलता है तो ये sp2 पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, ये आपका तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp2 हो गया और खाली ऑर्बिटल भी क्या है sp2 है। और इसका शेप क्या होगा भाई, इसका शेप होगा वी शेप या बेंड शेप, वी शेप या बेंड शेप कहते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन का sp2 शेप वी शेप या बेंड शेप, देखिए वी शेप या बेंड शेप, इसको तो हम नहीं देखते हैं, केवल इसी को देखते हैं, वी शेप या बेंड शेप। और वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है इसमें, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी का कार्बोकेटायन है, जनरली आपके सामने ये नहीं आता है या जनरली नहीं बताया जाता है, लेकिन हमने सोचा कि आपको सारे कार्बोकेटायंस के बारे में बता दिए, एक आइडिया लग जाएगी आप कितने तरह कार्बोकेटायन है। बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे वही कार्बोकेटायन जो आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबके बारे में मालूम होना चाहिए। एक्चुअली नहीं मालूम होने का मतलब हम लोग कह देते हैं बस एक ही तरह कार्बोकेटायन है। तो हमने इस बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको ये आइडिया रहे कि 5 तरह के कार्बोकेटायन है, वो अलग बात है कि हम एक तरह के कार्बोकेटायन को हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ज्यादा उसकी एग्जिस्टेंस होती है, इसीलिए हम उसको ज्यादा पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बोकेटायन के बारे में देखें। चलिए नेक्स्ट है पीएसपी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट क्या है, पीएसपी कार्बोकेटायन। पीएसपी कार्बोकेटायन फिर नाम से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि खाली ऑर्बिटल क्या है, पी है, वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, पी है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp। जैसे हमने यहाँ बनाया है, ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और खाली ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, खाली ऑर्बिटल यहाँ पे हमारा क्या है, p ऑर्बिटल, हमारा p ऑर्बिटल खाली है। इसका शेप है जो देखिए लीनियर शेप, इसका शेप कैसा है, लीनियर शेप, ठीक। और जैसे psp2 किससे बनता था, psp2 sp3 से बनता था, वैसे ही psp किससे बनता है, sp2 से बनता है। psp2 किससे बनता था, sp3 कार्बोकेटायन से। सिमिलरली psp कार्बोकेटायन फॉर्म बाई रीहाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 कार्बोकेटायंस, ठीक है। तो इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। अगर हम आपसे कहें कि एक कार्बोकेटायन है जो लीनियर शेप का है, तो आप बताइए वो कौन सा कार्बोकेटायन है, किस टाइप का कार्बोकेटायन, तो आप क्या कह सकते हैं, पीएसपी कार्बोकेटायन है, ठीक। बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर है तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल, और एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, कार्बन का sp होता है, ठीक है। तो ये चौथा है। अब लास्ट जो कार्बोकेटायन है वो है sp कार्बोकेटायन, ये लास्ट कार्बोकेटायन है, ठीक है, और ये सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन भी है। नाम से स्पष्ट है, खाली ऑर्बिटल भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या है, sp, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी क्या है, sp, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। ये देखिए खाली ऑर्बिटल भी sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहलाता है भाई, sp कार्बोकेटायन कहलाता है, ठीक है। इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो sp होगा, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp होगा, ठीक। और ये सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, जो आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके होम एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। दिया 4 कार्बोकेटायन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा इसके बढ़ते स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए क्रम में या स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करिए।
तो सबसे पहली चीज ये है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करती है उसको हम लोग देखते हैं। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, और वो कौन कौन सा फैक्टर है? पहला है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पहला है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जब भी हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं, जब भी कार्बोकैटायन की हम बात करते हैं, तो हम एक गरीब टाइप का स्पीसीज समझ में आता है। एक गरीब टाइप का स्पीसीज, गरीब टाइप का स्पीसीज का मतलब ये, गरीब टाइप का स्पीसीज का मतलब ये कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस शेल में, और इसको पेट भरने के लिए, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ये गरीब टाइप का आदमी है जिसका पेट भरा नहीं है, भूखा आदमी है। ठीक है, भूखे आदमी को अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो आपको उसके भूख को खत्म करना पड़ेगा, यानी उसे कुछ खाने पीने के लिए देना पड़ेगा, और जैसे उसकी भूख खत्म होगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई रास्ते में भिखारी मिल गया और आप चाहते हैं कि उस भिखारी को स्टेबलाइज कर दिया जाए, तो दो तरीका होता है उसको स्टेबलाइज करने का। उसके कटोरे में 500 रुपए डाल दीजिए, उसके कटोरे में 500 रुपए डाल दीजिए, एक दिन वो स्टेबलाइज रहेगा, बढ़िया खाना खाएगा, एल्कोहल लेना है एल्कोहल लेगा, फर्स्ट क्लास सो जाएगा, फिर सुबह उठ के भिक्षा मांगने लगेगा अपना मेन काम। यानी हमने स्टेबलाइज तो किया, लेकिन सिर्फ कितने देर, 1 घंटे, मतलब एक दिन हमने स्टेबलाइज किया। ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करिए, उस भिखारी को घर ले जाइए और उसको, उसकी जो गरीबी है उसको शेयर करिए। शेयर करने का मतलब ये, उसको घर पे रखिए, खाने पीने दीजिए और काम धाम करता रहे। तो शेयरिंग मतलब डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो वहां उसमें जब आप डीलोकलाइजेशन उसको करेंगे, घर ले जाकर उसको काम देंगे, खाना पीना देंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो रोज स्टेबल रहेगा, रोज काम करेगा, रोज उसको खाना मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो जब उसके आप कटोरे में 500 रुपए दे दे रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। और जब उसको ले जाके उसको घर पे उसके गरीबी को शेयर कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, ठीक, तो ये कार्बोकैटायन बड़े आसानी से ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, और पॉजिटिव चार्ज तुरंत कहाँ चला गया, डीलोकलाइज हो गया, इस पे डीलोकलाइज हो गया। पहले कहाँ था, इस पे था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक। तो यह कहलाता है पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, और पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी काफी बढ़ती है। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किससे बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन से बढ़ती है। ठीक है। दूसरा ये तरीका होता है कि इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटा देना या बढ़ा देना। जैसे सपोज करिए कि आप गए, रास्ते में कोई भिखारी मिला और उसके उसके कटोरे से आपने 10 रुपए निकाल लिया। एक तो वैसे ही गरीब था, ऊपर से आपने उससे 10 रुपए निकाल लिया, तो उसकी गरीबी की मात्रा जो हो गई वो बढ़ गई, यानी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए कभी भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज अगर करना हो तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि या तो उसके पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर दीजिए, ठीक। दूसरा तरीका ये, या तो उसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर दीजिए, ठीक है, उसको एहसास ही ना हो कि उसके पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो रीडी है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो दो ही तरीका है, आइदर बाय डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और बाय डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन। यही दो तरीके से हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं। अब बात यह आती है कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है जो है एरोमेटिसिटी, ठीक। दूसरा फैक्टर जो है वो साइक्लोप्रोपिल रिंग, साइक्लोप्रोपिल रिंग भी डीलोकलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज को। तीसरा फैक्टर है पी पाई डीलोकलाइजेशन, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं। चौथा, ये तीसरा फैक्टर है, चौथा फैक्टर है मीजोमेरिक इफेक्ट, और पांचवा फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, जो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सब के बारे में ये बताया।
ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे? बाय डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करके। ठीक है। दूसरा जो बात आती है कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कौन गवर्न करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करता है। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज गवर्न बाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज गवर्न बाई देयर 5 इफेक्ट्स या 5 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज गवर्न बाई ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। जनरली केवल इंडक्टिव इफेक्ट से मैग्नीट्यूड गवर्न होता है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम बता दें आपको जिस ऑर्डर में हमने ये दिया है इसी ऑर्डर में इनका स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ का मतलब सबसे ज्यादा डीलोकलाइज एरोमेटिसिटी करता है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कोई है तो वो क्या है? एरोमेटिक कार्बोकैटायन। उसके बाद कौन डीलोकलाइज ज्यादा करता है? साइक्लोप्रोपिल रिंग डीलोकलाइज ज्यादा करता है। एरोमेटिक कार्बोकैटायन के बाद साइक्लोप्रोपिल रिंग डीलोकलाइजेशन ज्यादा करता है, इसलिए स्टेबल होता है। फिर कौन? पी पाई डीलोकलाइजेशन। पी पाई ऐसे लिखते हैं, पी पाई डीलोकलाइजेशन। ये भी डीलोकलाइजेशन स्ट्रांग होता है। तीसरे नंबर पे इसका आता है। चौथे नंबर पे मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। पांचवें नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। तो उसी हमने ऑर्डर में लिखा भी है। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो डीलोकलाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कोई करेगा तो कौन करेगा? वो एरोमेटिसिटी करेगी। फिर साइक्लोप्रोपिल रिंग डीलोकलाइज करेगा, फिर पी पाई डीलोकलाइजेशन होगा, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट होगा और लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है। और मैग्नीट्यूड को कौन गवर्न करेगा? इंडक्टिव। तो ऑर्डर जो होगा पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और इसका नंबर कौन आएगा? छठवां नंबर। यानी इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर है या इंडक्टिव इफेक्ट जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो छठवें नंबर पे करता है। ये सब इसके ऊपर है जो अच्छा खासा स्टेबलाइज करता है। तो हम लोग देखें पहला फैक्टर पे हम लोग आते हैं और वो फैक्टर है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और वो किसकी वजह से? हम पहला लेते हैं, किसकी वजह से भाई? किसकी वजह से हम लोग लेते हैं? आइए हम लोग देखें। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और हमने बताया आपको पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन किन बात पे डिपेंड करता है? पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल ड्यू टू फास्ट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जैसे ये एग्जांपल हमने दिया है ना, ये साइक्लोप्रोपिल रिंग का। साइक्लोप्रोपिल रिंग में जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत तेजी से डीलोकलाइज होता है, बहुत तेजी से। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से डीलोकलाइज हो रहा है। और कैसे डीलोकलाइज हो रहा है भाई? जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। अगर इस बॉन्ड को आप इधर तोड़ दिए तो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक, फिर इस बॉन्ड को अगर आप इधर तोड़ दिए तो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। यानी पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक, और ये डीलोकलाइजेशन जो होता है मैंने बताया ना, ये डीलोकलाइजेशन बहुत फास्ट होता है। रिंग करंट जनरेट होती है, बहुत तेजी से डीलोकलाइज करता है। तो अगर पूछा जाए कि क्यों एरोमेटिक कार्बोकैटायंस हाईली स्टेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ क्या? फास्ट डीलोकलाइजेशन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बहुत तेजी से। इसमें भी ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। यहाँ भी बहुत फास्ट डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो एरोमेटिक कार्बोकैटायंस हैं। एरोमेटिक कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल
ड्यू टू फास्ट डीलोकलाइजेशन, फास्ट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इन एरोमेटिक रिंग्स में डायामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट होता है, रिंग करंट जनरेट होता है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट होता है और यही रिंग करंट इसको स्टेबल बनाता है, काफी स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे सपोज करें कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये कब गरीब महसूस करे, जब इसके सर पे वो पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन जैसे ये महसूस करने जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इतनी तेजी से वो डिलोकलाइज हो रहा है, इतनी तेजी से कि उसको पता ही नहीं चल रहा है मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। जैसे बहुत सिंपल सा हम एक आपको थ्योरेटिकल आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आपके सर में बहुत दर्द हो, सर में बहुत दर्द हो, तो आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत तेजी से दबाइए, चिकोटी काट लीजिए, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यानी आपका जो डिलोकलाइजेशन होगा वो सर से हट के दूसरी जगह आ गया, तो ऑटोमेटिक सर पे जो दर्द होगा ना वो कम दिखेगा, कम लगेगा। ठीक है ना, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कोई छोटी बीमारी रहती है और साथ ही साथ बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती क्योंकि वो डिलोकलाइज हो जाती। तो वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हाईली डिलोकलाइज होता है और डिलोकलाइजेशन की वजह से किसी भी एटम को एहसास ही नहीं होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना, तो ये एरोमेटिक कार्बोकेटायंस हैं और इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एरोमेटिक कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दे दिया, ये कंपटीशन में काफी पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN1 रिएक्शन रेट। SN1 रिएक्शन रेट, दो एग्जांपल मैंने दिया, दो तरीके के प्रॉब्लम आते हैं इसलिए मैंने दो एग्जांपल दिया। ठीक है, अब बताइए इसमें कह रहा है कि SN1 रिएक्शन रेट किसका ज्यादा होगा, और आपको मालूम है SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, Br निकल जाता है और कार्बोकेटायन बनता है। और जिसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही सबसे तेजी से SN1 देगा, सबसे तेजी से SN1 देगा, ये इधर निकल जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, और ये इधर निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और ये इधर निकल जाएगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए अगर हम ध्यान दें तो इसमें सबसे स्टेबल कौन है भाई, ये जानते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, ये आपका एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, इसलिए सबसे स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा होने की वजह से सबसे फास्ट कौन देगा, सबसे फास्ट पांचवा जो होगा वो सबसे फास्ट देगा SN1 रिएक्शन, क्योंकि ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। ये जो होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होता है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए सबसे स्लो जाएगा, ये इसका जो होगा वो सबसे स्लो होगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो कार्बोकेटायन है वो दो पाई बॉन्ड इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड इसको डीलोकलाइज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पांचवा देगा, पांचवें के बाद ये देगा क्योंकि यहाँ दो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी तीसरा होगा, तीसरे के बाद दूसरा होगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड इसको स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरे के बाद आपका पहला, और सबसे स्लो आपका चौथा होगा क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में जब हैलोजन निकलता है तो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन हमने बताया कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन, इसलिए सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन यही देगा, सबसे फास्ट यही देगा क्योंकि यह कार्बोकेटायन एरोमेटिक कार्बोकेटायन बना रहा है। सबसे स्लो ये देगा क्योंकि ये क्या बना रहा है, एंटी एरोमेटिक यानी काफी अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन इस पे बनता है वो यही बनता है, दे देगा कि निम्न में से कौन सा फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, तो वही फास्ट SN1 रिएक्शन देगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन एरोमेटिक वाला। दूसरा जो प्रॉब्लम इसमें है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो डाइपोल मोमेंट पे होता है, दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो किस पे होता है, डाइपोल मोमेंट पे।
इसमें डाइपोल मोमेंट अरेंज करना है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। पहली चीज डाइपोल मोमेंट आप जान भी लीजिए क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आर दूरी पे रखे जाएं तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है Q इंटू आर। एक आवेश और उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। आवेश बढ़ेगा तब भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तब भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो हम लोग देखें, अगर आप इसकी बात करें तो ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, इसको यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या होगा, ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, यहाँ O पे माइनस और इस पे प्लस। इसकी बात करें तो बहुत तेजी से इधर टूट जाएगा, और उधर टूटने की वजह जो है वो ये है कि जैसे ये टूटेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद इसमें हम आए तो ये भी इधर टूट जाएगा बड़े आसानी से, और इसके भी टूटने की वजह वही एरोमेटिक करेक्टर होता है, यहाँ O माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इन्हीं दो का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, क्योंकि मोस्टली इसी फॉर्म में रहेंगे। इसी फॉर्म में इसलिए रहेंगे क्योंकि एरोमेटिक रिंग हो गया, एरोमेटिक रहना पसंद करेगा, तो इनके डाइपोल मोमेंट कम हो जाएंगे। एरोमेटिक इसके टूटने से ये सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ठीक है ना, और बहुत आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि टूटते ही रिंग एरोमेटिक होगा तो ये चाहेगा टूट जाए जल्दी से जल्दी, ठीक। तो आप देखिए, अगर इसका हम पॉजिटिव चार्ज देखें तो पॉजिटिव चार्ज का एवरेज यहाँ आएगा, तो इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, आर जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, और चार्ज कंप्लीट है, इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, 4 का। 4 के बाद किसका होगा, 3 का। 3 का हम कम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि 3 का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा कम होगा। चार्ज तो पूरा है लेकिन जो बीच की दूरी है वो कम होगी, यहाँ बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर इसका होगा क्योंकि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हो जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में। वो अलग बात है कि ज्यादा एग्जिस्ट ये इसमें करेगा, इसमें एग्जिस्ट कम करेगा, लेकिन जितना भी करेगा इससे डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो ये दूसरा हो गया, और सबसे कम कौन सा होगा, पहला वाला सबसे कम होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। मतलब जिस भी कार्बोनिल में कार्बोनिल के टूटने से रिंग एरोमेटिक हो जाए तो तुरंत टूट जाएगा, और तुरंत टूट जाएगा तो इसमें फुली निगेटिव फुली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। फुली निगेटिव फुली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो हमने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाई साइक्लोप्रोपिल रिंग। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाई साइक्लोप्रोपिल रिंग। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जनरली यूजी लेवल पे मतलब ये कार्बोकैटायन नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं सोचा कि आपको इसको बता ही दिया जाए। देखिए आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे, एक टर्म पढ़े होंगे एंगल स्ट्रेन, एक टर्म पढ़े होंगे एंगल स्ट्रेन। और पढ़े क्या, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी एंगल स्ट्रेन के बारे में, एंगल स्ट्रेन के बारे में हमने बताया भी है। एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि हमने हाइब्रिडाइजेशन लिया और यहाँ नॉर्मल बॉन्ड एंगल लिया, नॉर्मल बॉन्ड एंगल हमने क्या क्या लिया, हाइब्रिडाइजेशन लिया और नॉर्मल बॉन्ड एंगल लिया। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। अगर sp2 है तो यही बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। और अगर ये sp है तो यही बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक। ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल कहलाते हैं, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से डेविएट करता है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से डेविएट करता है तो उसमें एक स्ट्रेन आता है, उसमें क्या आता है, स्ट्रेन आता है, और वह स्ट्रेन ही एंगल स्ट्रेन कहलाता है। अगर सरल भाषा में हम आपको समझाएं, जैसे सपोज करें कि आपकी डाइट, खाने की डाइट 3 रोटी है, तो आपका नॉर्मल डाइट क्या है, 3 रोटी, लेकिन हम आपको 2 रोटी खिला दें, नॉर्मल से कम खिला दें, तब भी आपके अंदर तनाव आ जाएगा कि आपका पेट भूखा है, ठीक।
अगर हम आपको 4 रोटी खिलाते हैं, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से ज्यादा भी देते हैं, तब भी आप में तनाव आ जाएगा, आपने ज्यादा खा लिया। तो जब भी किसी नॉर्मल बॉन्ड एंगल से एंगल डेविएट करता है तो उसमें एक स्ट्रेन आता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन कहते हैं। जैसे अगर साइक्लोप्रोपिल रिंग की बात की जाए, साइक्लोप्रोपिल रिंग की बात की जाए, तो साइक्लोप्रोपिल रिंग में ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो, ये sp3 है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये sp3 होने की वजह से बॉन्ड एंगल, नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट ये होना चाहिए। लेकिन इसमें जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। सोचिए, ये 109 रोटी खाता है नॉर्मली, और इसको दिए सिर्फ कितना, 60 ही रोटी। तो obvious सी बात है, आधा भूख, उसका पेट खाली है, भूखा है, भूखा है तो उसके अंदर तनाव आएगा। ठीक है, उस तनाव में कुछ ना कुछ तो करेगा वो, कुछ ना कुछ खुराफात करेगा। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में तनाव आता है ना, तो कुछ उस मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं, उस मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं। वही हम लोग कहते हैं कि एंगल स्ट्रेन की वजह से चेंजेस आया। ठीक है, चेंजेस कैसे होंगे, ये आपका और ये, ठीक, चूंकि बॉन्ड एंगल कम है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, दोनों दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक्चुअली है क्या, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, इसलिए इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसको आप लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। अगर याद हो आपको तो बनाना बॉन्ड, ये ऐसे, ये आपका क्या कहलाता है, बनाना बॉन्ड। ये आप क्या कहलाता है, बनाना बॉन्ड। ठीक, इसी को हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। क्या हुआ, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये सब क्या हुए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ आपका क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो जब ये रिपेल किए तो ये बॉन्ड, जो बॉन्ड ऐसे था वो बीच में ऐसे फैल गया, ऐसे बनाना की तरह हो गया। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बनाना बॉन्ड हो गया। इसीलिए अगर आपसे कहा जाए साइक्लोप्रोपेलिन में बनाना बॉन्ड किस वजह से होता है, तो बता दिए एंगल स्ट्रेन की वजह से। वो इसलिए क्योंकि कार्बन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन चाहता है कि उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो, लेकिन हम यहाँ अंदर के बॉन्ड को केवल 60 डिग्री प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये हो जाए। और आप जानते हैं तनाव में, जब तनाव होता है तो इंसान अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, यानी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो जो इसका ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई क्योंकि उसमें तनाव आ गया ना, बढ़ गई। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को जब भी हम स्टेबलाइज करते हैं डीलोकलाइजेशन से, तो कार्बोकैटायन में हमेशा क्या रहेगा भाई, खाली ऑर्बिटल। ठीक, कार्बोकैटायन के पास क्या होगा, खाली ऑर्बिटल। ये किससे स्टेबलाइज होगा, किसी न किसी भरे हुए ऑर्बिटल से, भरा हुआ ऑर्बिटल उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उसी से स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ जो इनका स्टेबलाइजेशन होता है, यहाँ जो इनका स्टेबलाइजेशन होता है वो इसके सिग्मा बॉन्डिंग से, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग, यही सिग्मा बॉन्डिंग इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको देता है। ठीक है, और चूंकि इस सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ गई, इसलिए आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ गई, इसलिए आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए इसका स्टेबलाइजेशन होता है। ये भी नहीं, ये भी देगा, ये भी। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, कि जो साइक्लोप्रोपेलिन का सीसी बॉन्ड है, सीसी बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्डिंग भरा हुआ ऑर्बिटल, यही इसको क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करके स्टेबलाइज कर रहा है। और स्टेबलाइजेशन इस बात पे डिपेंड करता है, ये आपका समझ लीजिए खाली ऑर्बिटल है, ये आपका भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो जब इनके बीच में एनर्जी गैप कम रहेगा तो स्टेबलाइज बढ़िया करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर इनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ा तो स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं होगा। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, इसकी एनर्जी एंगल स्ट्रेन की वजह से बढ़ गई। अब बढ़ गई तो खाली पी ऑर्बिटल के करीब आ गई, तो बड़े आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग बड़े आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है।
तो इस तरह के ये भी डिलोकलाइजेशन कहलाता है। वही डिलोकलाइजेशन हमने यहाँ दिखाया, इसको इधर तोड़ दोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि साइक्लोप्रोपिल रिंग क्यों भाई डिलोकलाइज या स्टेबलाइज इतना बढ़िया करता है, तो आप बता दी साइक्लोप्रोपिल रिंग में रिंग स्ट्रेन की वजह से जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है, सी सी का सिग्मा बॉन्डिंग होता है, उसकी एनर्जी काफी बढ़ जाती है, और वह खाली पी कार्बोकेटायन के खाली पी ऑर्बिटल करीब पहुंच जाता है और आसानी से उससे इंटरेक्ट करके एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक, तो एंगल स्ट्रेन क्लियर। एंगल स्ट्रेन की वजह से जो उसमें बदलाव आया वो, जैसे हम बता दें आपको एक बहुत सिंपल सा, आप लोग चेयर और साइक्लोहेक्सेन का चेयर और बोर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन का आप लोग चेयर और बोर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। ये चेयर और बोर्ड फॉर्म भी जानते हैं किसकी वजह से होता है, ये भी एंगल स्ट्रेन की वजह से ही होता है। ये भी, इसमें जो एंगल स्ट्रेन है उसी एंगल स्ट्रेन की वजह से किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये चेयर और बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितने भी साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल, उसमें एंगल स्ट्रेन आता है। ओपन चेन मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन नहीं आता। साइक्लिक में चूंकि वो अपने आप को फोल्ड नहीं कर सकते ना, बढ़ा नहीं सकते क्योंकि साइक्लिक है, इसलिए इन्हीं में एंगल स्ट्रेन आता है। और आप लोग साइक्लोएल्केन में बेयर स्ट्रेन थ्योरी आगे आप लोग पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे ये देखिए हमने दिया है, अब देखिए यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपिल रिंग है, तो इसके खाली पी ऑर्बिटल को इसका सिग्मा बॉन्डिंग स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे इसके खाली पी ऑर्बिटल को ये भी स्टेबलाइज करेगा और इसका भी स्टेबलाइज। यहाँ इसके खाली पी ऑर्बिटल को ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, तीनों करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन किस में होगा, इसमें, इसलिए हमने देखे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी। तो एरोमेटिक कार्बोकेटायन के बाद कोई स्टेबलाइज ज्यादा करता है तो वो कौन करता है, वो करता है आपका साइक्लोप्रोपिल रिंग। और कार्बोकेटायन से जितना ज्यादा साइक्लोप्रोपिल रिंग जुड़ा होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, वही जो सारी चीजें हमने बताया आपसे, जो हमने इंट्रैक्शन बताया कि ड्यू टू एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपिल रिंग सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ जा रही, ये सारी चीजें जो ये हम आपको बता चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पी पाई डीलोकलाइजेशन। ड्यू टू पी पाई डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पी पाई का मतलब क्या होता है, पी पाई का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने यही लिया है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहे हैं। ऑक्सीजन, ये कार्बोकेटायन है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास खाली पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, लोन पेयर। कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर। ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो ये भरा हुआ ऑर्बिटल और इसका खाली ऑर्बिटल ये आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पी पाई डी लोकलाइजेशन। यही कहलाता है पी पाई डी लोकलाइजेशन। यानी कि अगर कार्बोकैटायन के बगल में अगर हेट्रोएटम हो, हेट्रोएटम का मतलब होता है जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, उसको हम हेट्रोएटम कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेट्रोएटम में आते हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल और हेट्रोएटम के पास भरा हुआ ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, पी पाई, इसी को हम लोग कहते हैं, यह पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, इसको हम पी पाई डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पी पाई डीलोकलाइजेशन में आपको ये डीलोकलाइजेशन कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये डीलोकलाइजेशन कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमने लिया CH3O CH2 प्लस, और एक एग्जांपल हमने लिया CH3S CH2 प्लस, और मैंने आपसे पूछा इन दोनों में ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आपको थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और मैंने इन बातों को बताया भी आपको कि यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, जो खाली ऑर्बिटल है, वो कौन सा ऑर्बिटल, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p। ऑक्सीजन का जो भरा हुआ ऑर्बिटल ये भी कौन सा होता है, 2p। तो यहाँ 2p है, तो 2p में
डिलोकलाइजेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि दोनों सेम साइज के होंगे, तो यहाँ पी पाई ज्यादा इफेक्टिव होगा। वही जब आप इसमें आएंगे, वही जब आप इसमें आएंगे तो इसका कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 3p, ठीक, और इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2p। तो भरा हुआ ऑर्बिटल 3p और खाली ऑर्बिटल 2p, ये बढ़ गया और ये छोटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लेस इफेक्टिव इफेक्टिव पी पाई, यहाँ पी पाई कम इफेक्टिव होगा। वजह है जैसे खाली ऑर्बिटल और इसके साइज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमेशा रिश्ता जो होता है ना बराबर वालों किया जाता है, वो रिश्ता स्टेबल होता है। एक बराबर वालों में जब नहीं करते हैं तो वो रिश्ता कमजोर होता है। बड़े बुजुर्ग हम लोग कह चुके हैं शादी ब्याह हमेशा बराबर वालों में करना चाहिए। उसकी वजह होती है कि दोनों का पी ऑर्बिटल का साइज बराबर होगा तो ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। एक ये बेचारा अमीर हो गया बड़ा और ये बेचारा गरीब छोटा, तो इनमें ओवरलैपिंग उतनी अच्छा नहीं हो पाई क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पी पाई बढ़िया नहीं होगा। इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो पी पाई जो डीलोकलाइजेशन है वो किस बात पे डिपेंड करता है, पी ऑर्बिटल के साइज पे डिपेंड करता है। अगर दोनों पी ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस है तो पी पाई उतना अच्छा नहीं होगा, और अगर दोनों पी ऑर्बिटल में साइज में डिफरेंस नहीं है तो उसमें पी पाई अच्छा होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2p के बीच में हुआ, यहाँ पे आएंगे क्लोरीन का 3p है और इसका क्या है 2p है, तो यहाँ उतना बढ़िया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3p बड़ा हो गया ये और यहाँ 2p जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा साइज जो होना जो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हमने यहाँ भी दिए हैं, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ भी दिए हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका भी 2p, भरा हुआ ऑर्बिटल क्या है 2p, और इसका खाली ऑर्बिटल भी क्या है 2p, बढ़िया से डिलोकलाइज होगा। यहाँ पे अच्छे डिलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि इसका 3p है और इसका क्या है 2p है, तो यहाँ बहुत अच्छा डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, दो फैक्टर पे पी पाई जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो एनर्जी का फैक्टर होता है। एनर्जी का फैक्टर का मतलब कि लोन पेयर की एनर्जी, जो लोन पेयर है भरा हुआ ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी और जो खाली ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी, इनके बीच जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए, इनके बीच जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए ताकि इंटरेक्शन अच्छे से हो सके। और एनर्जी गैप कम कब होगा, जब भरे हुए ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़े और खाली ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो। भरे हुए ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़े और खाली ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो, तब ये होगा। तो पी पाई डिलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ लोन पेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लोन पेयर की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो खाली पी ऑर्बिटल को उतना करीब पहुंच जाएगा, डिलोकलाइजेशन उतना ही बढ़िया करेगा, ठीक है। लोन पेयर के एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पे हमने प्रॉब्लम दिया है और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर याद हो आपको, पिछले लेक्चर याद हो तो हमने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जब भी आप पीरियड में चलते हैं, पीरियड में जब भी चलते हैं तो हम हमेशा आप एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी को ध्यान में रखते हैं। और जब भी आप ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे तो हमेशा हम साइज, ऑर्बिटल की साइज को ध्यान में रखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो हम साइज की बात करेंगे, और जब भी बाएं से दाएं चलेंगे या दाएं से बाएं चलेंगे तो उसमें हम एनर्जी की बात करेंगे। अब खुद आप देखिए, यहाँ पे खाली पी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का भरा हुआ ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का भी भरा हुआ ऑर्बिटल है, और यहाँ फ्लोरीन का भी भरा हुआ ऑर्बिटल है, ठीक। चूंकि इधर से इधर हम बढ़ रहे हैं तो एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, और एटम की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है ना तो हमने बताया था आपको क्या करता है, वो भरे हुए ऑर्बिटल की एनर्जी को कम करता है, ठीक है। तो मतलब ये कि इसमें खाली पी ऑर्बिटल और भरे हुए पी ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप यहाँ कम है, लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो चूंकि खाली पी ऑर्बिटल तो वही है लेकिन भरा हुआ पी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से। यहाँ भी खाली पी ऑर्बिटल तो वही है लेकिन भरे हुए पी ऑर्बिटल की एनर्जी और कम हो गई, तो जो एनर्जी गैप हो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हेट्रोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है
तो उसके लोन पेयर की एनर्जी कम होगी, और जब लोन पेयर की एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, खाली ऑर्बिटल से उसके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, और जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं होगा। इसलिए हमने दिया है एनर्जी ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, और ऐसा होगा तो पी पाई डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज वह हेट्रोएटम करेगा कार्बोकैटायन को जिस हेट्रोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो आसानी से दे देगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो आसानी से नहीं देगा। ये आसानी से नहीं देगा तो ये कम स्टेबलाइज करेगा। लेकिन ये आसानी से देना लेने की बात हम सिर्फ पीरियड में करेंगे, आवर्त में, ग्रुप में हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप में हम इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे हम चाहते हैं यहीं पे एक ग्रुप का भी हम दिखा दें, क्योंकि हमने उसका स्लाइड बनाया नहीं है, हम यही दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे सपोज करिए कि हमने लिया CH2 प्लस फ्लोरीन लिया, CH2 प्लस क्लोरीन लिया, CH2 प्लस ब्रोमीन लिया और CH2 प्लस आयोडीन लिया, और हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए भाई किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p है, सब में कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी वैकेंट ऑर्बिटल 2p है। जो भरा हुआ ऑर्बिटल है यहाँ 2p है, यहाँ 3p है, यहाँ 4p है, और यहाँ 5p है। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हम आवर्त में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहाँ से, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो p ऑर्बिटल, भरे हुए p ऑर्बिटल साइज बढ़ रहा है, तो ये उतना बढ़िया से डीलोकलाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों के साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा, और यहाँ 2p है तो यहाँ डिफरेंस कम होगा। यहाँ हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप में आ रहे हैं ऊपर से नीचे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम पीरियड में जाते तब एनर्जी की बात करते, लेकिन जब भी हम ग्रुप में आएंगे तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल के साइज की बात करेंगे, और जब भी हम पीरियड में चलेंगे तो हम एनर्जी की बात करेंगे। अगर आप उल्टा सोच लेंगे कि यार क्लोरीन फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये तो आसानी से देगा नहीं, आयोडीन तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये आसानी से दे देगा, तब यहाँ गड़बड़ कर देंगे आप, तब उस हिसाब से आपको लगेगा कि आयोडीन है, आसानी से स्टेबलाइज करेगा। लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं ग्रुप में। ग्रुप में जब बात करेंगे तो हम साइज देखेंगे, और यहाँ पे आयोडीन के p ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है और इसके p ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो इसमें जो रिश्ता बनेगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर रिश्ते नहीं। ठीक है, तो पीरियड में हमने चला तो किसकी बात की, एनर्जी की बात की, और जब हम ग्रुप में आएंगे, तो किसकी बात करेंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है। तो ये तो बहुत आसान है, आप देखते हैं, जैसे ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, इसको जब इधर तोड़ेंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। प्लस माइनस से यहाँ पाई बॉन्ड बना लगा, ये पॉजिटिव। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2 रेजोनेटिंग क्या स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार ये टूटेगा तो ये बनेगा, फिर ये इधर टूटेगा तो ये बनेगा, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को, एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है, नीचे कितना पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है, तो नीचे वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि यहाँ भाई इसके खाली p ऑर्बिटल को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके खाली p ऑर्बिटल को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे पहले तो भरा हुआ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ जो खाली p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है वो जानते हैं कौन देता है, वो देता है इसका पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देता है। ठीक है, पाई बॉन्ड है तो 2 होगा ना, पाई बॉन्डिंग होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। पाई एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, पाई बॉन्डिंग भरा होता है। यही पाई बॉन्डिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको हम लोग पाई बॉन्डिंग टू वैकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, वैकेंट
इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। क्या? पाई बॉन्डिंग टू वैकेंट पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? वैसे यहाँ पे दो पाई बॉन्ड, आगे हम लोग देखें, आगे हमने और भी आया है ये देखिए यहाँ पे, यहाँ कितने, ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज करेगा, ये पाई बॉन्ड क्यों, ये स्टेबलाइज करेगा, फिर ये स्टेबलाइज करेगा, फिर ये स्टेबलाइज, कितने, तीन। तो तीन और बनेंगे, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चार। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थ्री की, थ्री के बाद टू की, टू के बाद वन की स्टेबिलिटी होती। ठीक है, क्लियर? तो जितना ज्यादा एक्सटेंड, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा स्टेबिलिटी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल हमने यहां लिया है एरोमेटिक रिंग का। यहां देखिए, यहां कितने पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहे हैं, थ्री पाई बॉन्ड। जैसे ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तीन पाई बॉन्ड। यहां सिक्स पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेंगे इसको, तीन इसका, तीन पाई इसका और तीन पाई इसका। यहां थ्री पाई, थ्री पाई, थ्री पाई, कितने, नाइन पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन किस में होगा, सी में, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर सी, फिर बी और फिर ए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, एक थोड़ा सा आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, और ये हमारा ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जब कोई बेंजिल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है ना, जैसे जब आप इसको स्टेबलाइज करेंगे, इसको आप इधर तोड़ेंगे, तो ये क्या होता है कि ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। होता क्या है, जैसे पाई बॉन्ड इसको डीलोकलाइज करता है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। मतलब जो इसको डीलोकलाइजेशन करता है अपने एरोमेटिसिटी को लॉस करके करता है, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो के हम किसी को, मतलब कोई अपने आप को बर्बाद करके दूसरे को थोड़ी स्टेबलाइज करेगा। तो होता क्या है कि ये पूरे मन से स्टेबलाइज नहीं करता, क्योंकि इसके स्टेबलाइजेशन के दौरान इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होती है, इसलिए तीन पाई बॉन्ड नहीं, ये आधे मन से करता है, इसलिए थ्री पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग ये स्टेबलाइज करता है। इसके थ्री पाई बॉन्ड के बराबर 1.5 पाई बॉन्ड के बराबर स्टेबलाइज करता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक बेंजीन रिंग आधे मन से स्टेबलाइज करता है। आधे मन का मतलब तीन पाई बॉन्ड है तो तीन का आधा डेढ़ पाई बॉन्ड के बराबर वो स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो डेढ़ के बराबर ये, डेढ़ डेढ़ तीन के बराबर ये, और ये डेढ़ 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 साढ़े चार पाई बॉन्ड के बराबर ये स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये याद रखिए, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं कि बेंजिल का अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजिल कार्बोकैटायन हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। सब्स्टिट्यूटेड बेंजिल कार्बोकैटायन हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। हमने मान लिया कि आर कोई ग्रुप है, आर को हम बार बार हम आर को प्लस एम ग्रुप लेंगे, माइनस एम ग्रुप लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप लेंगे, सब बारी बारी से हम लोग लेंगे इसको, इसके बारे में। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं कि आर हमारा कौन सा ग्रुप है, व्हेन आर इज प्लस एम ग्रुप। आर जो है वो प्लस एम ग्रुप है, और हम आपको बता चुके हैं, हम आपको प्लस एम ग्रुप ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं। प्लस एम ग्रुप ये सब दिया है, इसके पास, जिसके पास लोन पेयर हो, हेटेरोएटम पास, ये सभी क्या है, प्लस एम ग्रुप है। ये सब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब प्लस एम ग्रुप है। ठीक है, तो अगर जी प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप करेगा क्या, थोड़ा हम लोग देख लें। जैसे ये देखिए, ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, और प्लस एम इफेक्ट लगा कर क्या रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, डीलोकलाइज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर दिया। पहले पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था, अब कहाँ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यानी प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाई डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करके यह क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक, साथ ही साथ ये आपका जो ये ऑक्सीजन होता है ना, ये माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। माइनस आई इफेक्ट क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। जब माइनस आई इफेक्ट लगाया है तो इसके अराउंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा।
जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जब कोई भी कहीं से आप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज स्टेबिलिटी बाई इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के, कैसे बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, बाई विथड्रॉइंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस एम इफेक्ट तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट घटा रहा है, प्लस एम इफेक्ट बढ़ा रहा है। लेकिन आपको हमने बताया है कि जब ये दोनों इफेक्ट लगें किसी मॉलिक्यूल में, ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। एक प्लस इफेक्ट एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे का अपोज करना ही करना है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं तो एम इफेक्ट जनरली डोमिनेट करता है किस पे, आई इफेक्ट पे, यानी स्टेबिलिटी को ज्यादा गवर्न कौन करेगा, एम इफेक्ट। यानी एम इफेक्ट ज्यादा बढ़ाएगा, उतना बढ़ाएगा जितना कि ये कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो प्लस एम इफेक्ट बढ़ा रहा है, माइनस आई इफेक्ट घटा रहा है, लेकिन जो गवर्निंग होगा वो कौन होगा, प्लस एम इफेक्ट। तो हम लोग देखें आगे, वही हमने लिखा है, देखिए 10 प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन एंड बट माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज स्टेबिलिटी, लेकिन प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट ओवर माइनस आई इफेक्ट। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान दीजिएगा, हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने क्या किया ना, प्लस एम ग्रुप के पोजीशन को चेंज किया। जैसे यहाँ पे हमने कहाँ रखा है, आर्थो पे रखा है, यहाँ पे कहाँ रखा है, मेटा पे रखा है, यहाँ पे कहाँ रखा है, पैरा पे रखा है, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने हटा दिया। तो जब ये आर्थो पे रहेगा तो आर्थो पे रहेगा तो ये प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा, इंक्रीज स्टेबिलिटी डीलोकलाइजेशन से। ठीक, और माइनस आई भी लगाएगा, और माइनस आई स्ट्रांग का मतलब ये कि चूंकि ये इसके नजदीक है तो ज्यादा लगाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी। लेकिन जैसे ये ग्रुप मेटा पे आ जाता है तो मेटा पे प्लस एम इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि अब इसका लोन पेयर और ये कॉन्जुगेशन नहीं, देखे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया। तो मेटा वाला सब्स्टिट्यूएंट अपने मेटा वाले से कॉन्जुगेशन में नहीं रहता है तो प्लस एम नहीं लगेगा, केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा, वो भी कैसा लगेगा, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ये दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ गई तो पहले वाले से यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा, और ये भी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन जितना माइनस आई यहाँ डिक्रीज कर रहा है उतना यहाँ डिक्रीज नहीं करेगा। जो पैरा पे आया, पैरा पे आया तो फिर ये कर देगा, फिर ये डीलोकलाइज कर देगा, और प्लस एम इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी को, प्लस एम स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और माइनस आई जो लगेगा वो क्या लगेगा, बहुत वीक लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये और ये दोनों बहुत दूर हो गए, तो वीक माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा। इसका अगर माइनस आई इफेक्ट को सोचे तो माइनस आई इफेक्ट सबसे कम किस में घटा रहा है, पैरा वाले में, उससे कम इसमें। ठीक है, मतलब सबसे कम इसमें घटा रहा है, उससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा किस में घटा रहा है, आर्थो वाले में। और इसमें तो कोई नहीं लेगा, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई नहीं लेगा। तो अब बताइए, अब हम किसको ध्यान रखेंगे पहले, क्योंकि एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो सबसे पहले हम एम इफेक्ट को देखेंगे। एम इफेक्ट किस में लग रहा है, ए में लग रहा है आर्थो वाले में, और सी में लग रहा है पैरा वाले में। और एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जितना यहाँ स्टेबलाइज करेगा उतना ही यहाँ भी स्टेबलाइज करेगा। बस अंतर यहाँ है कि यहाँ माइनस आई ज्यादा घटा रहा है क्योंकि इसके करीब है, यहाँ माइनस आई बहुत कम घटा रहा है। तो यहाँ बढ़ाने वाला तो उतनी बढ़ा रहा है लेकिन घटाने वाला कम घटा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा, सी के बाद कौन आएगा, ए, और ए के बाद जो आएगा वो डी आएगा, क्योंकि इसमें एक ही इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई, और वो भी स्टेबिलिटी को घटा रहा है। यहाँ कम से कम कोई घटाने बढ़ाने वाला तो नहीं है, इसलिए डी, और सबसे कम बी, सबसे कम स्टेबल बी, क्योंकि इसमें माइनस आई केवल लग रहा है और वो स्टेबिलिटी को घटा रहा है। यानी ऑर्डर क्या होगा, पैरा, फिर आर्थो, फिर विदाउट सब्स्टिट्यूशन, और फिर मेटा। ये ऑर्डर होगा, ये जनरल एक ऑर्डर होगा।
अगर प्लस एम ग्रुप है तो जनरल ऑर्डर क्या होगा, पैरा सबसे ज्यादा, फिर आर्थो, फिर विदाउट सब्स्टिट्यूशन, और सबसे कम स्टेबल जो होगा मेटा होगा। ठीक है, फिर से चेंज करें थोड़ा सा, दूसरा केस लें। देखिए दूसरा हमने केस लिया, दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस हमारा है कि जी हम माइनस एम ग्रुप ले लिए। माइनस एम ग्रुप हमने बताया है, माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, NO2 है, CN है, CHO, ये सारे माइनस एम ग्रुप होते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में माइनस एम ग्रुप के बारे में, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो बैक जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट में, तो सारा माइनस एम इफेक्ट हमने बताया। माइनस एम इफेक्ट क्या करें, जैसे NO2 हमने लिया, NO2 ये इधर टूटेगा और ये इधर टूटेगा, तो इस पे माइनस हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ क्या है प्लस, और देखिए यहाँ भी प्लस है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि यहाँ माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, कैसे, बाय डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बगल में पॉजिटिव चार्ज ला के, एक गरीब खुद है उसके बगल में एक और गरीब लगा दिया, तो दोनों गरीब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमने दिखाया है, डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाई डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बगल में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करने से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने लगते हैं, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और साथ ही साथ चूंकि NO2 है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो माइनस आई लगाएगा, और माइनस आई तो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ दोनों डिक्रीज करने वाले हैं, माइनस एम भी और माइनस आई दोनों डिक्रीज करने वाले हैं। और जब ये दोनों लगेंगे, दोनों चूंकि माइनस आई इफेक्ट, माइनस इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ये दोनों अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस आई इफेक्ट है, माइनस इफेक्ट है। ठीक है ना, तो जहां भी लेंगे दोनों लेंगे, और दोनों लेंगे तो क्या होगा, दोनों घटाएंगे। जैसे देखिए यहां हमने लिया है, देखिए आर्थो पे है, माइनस एम भी घटाएगा लगेगा, और माइनस आई स्ट्रांग लगेगा, माइनस आई भी घटाएगा। यहां जब मेटा पे आ जाएगा तब माइनस एम नहीं लगेगा, तो सिर्फ किससे घटाएगा, माइनस मॉडरेट माइनस आई से घटाएगा। मॉडरेट हम इसलिए ले लें क्योंकि इससे इसकी दूरी कम हो गई, सॉरी बढ़ गई, तो उतना नहीं घटाएगा जितना यहां घटा रहा है, ये नजदीक है। जब पैरा पे ले लेंगे फिर ये प्लस एम काम करने लगेगा, प्लस एम से भी घटाएगा, और वीक माइनस आई से भी घटाएगा, यानी माइनस आई से सबसे कम घटाएगा पैरा वाले में। और इसमें चूंकि कुछ नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, तो अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों लगने वाले तो घटा ही रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डी, यानी कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन। फिर कौन होगा, बी, कम से कम इसमें केवल आई इफेक्ट घटा रहा है, यम तो नहीं घटा रहा है। उसके बाद कौन होगा, सी। सी इसलिए क्योंकि यम इसमें भी घटा रहा है, यम इसमें भी घटा रहा है, लेकिन इसमें आई ज्यादा घटा रहा है, और इसमें दूर होने की वजह से आई कम घटा रहा है, इसलिए सबसे कम स्टेबल ए होगा। यानी कि ऑर्डर अगर देखें तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन, फिर मेटा, फिर पैरा, और सबसे कम आर्थो, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, जब भी माइनस एम ग्रुप होगा तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, विदाउट सब्स्टिट्यूशन के बाद कौन होगा, फिर मेटा वाला होगा, मेटा के बाद पैरा वाला, सबसे कम स्टेबल आर्थो वाला होगा। एक जनरल ट्रेंड ये है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब तीसरा केस लेते हैं हम, और तीसरे केस में हम ये लेते हैं कि हमारा जो जी है वो प्लस एच ग्रुप, प्लस एच ग्रुप का मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। प्लस एच ग्रुप का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे एल्किल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे देखिए हमने यहाँ CH3 ग्रुप लिया है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, एच पे आ गया, तो ये क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर दिया, पहले कार्बन पे था, अब कहाँ आ गया, हाइड्रोजन पे आ गया, H प्लस पे आ गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, इसलिए स्टेबलाइज करेगा। हाँ, उतना स्टेबलाइज नहीं करेगा जितना एम इफेक्ट कर रहा है, प्लस एम, क्योंकि प्लस एम में पाई बॉन्डिंग भाग लेता है, और इसमें कौन भाग ले रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग भाग ले रहा है, और सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, पाई बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, तो जो खाली पी ऑर्बिटल होगा
उसमें इलेक्ट्रॉन पाई से देना आसान है, सिग्मा से देना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। इसलिए प्लस एच इफेक्ट आल्सो स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बाय डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज, बस बट स्ट्रेंथ इज लेस देन प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट से कम स्ट्रेंथ होगा इसका स्टेबलाइज करने का, ठीक। साथ ही साथ चूंकि ये प्लस आई इफेक्ट भी लगाता है, तो प्लस आई से ये क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कमी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, यानी यहाँ पे प्लस एच भी बढ़ा रहा है और प्लस आई भी बढ़ा रहा है, दोनों प्लस इफेक्ट है, दोनों बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जब हम ऑर्डर लेंगे, देखिए ऑर्डर हम लोग लें, जैसे ये देखिए ऑर्डर, ये ऑर्डर देखिए यहाँ पे प्लस एच लगेगा, कहाँ है प्लस एच लगेगा, आर्थो पे है, और प्लस आई भी लगेगा, प्लस आई ज्यादा लगेगा क्योंकि नजदीक है। यहाँ प्लस एच नहीं लगेगा क्योंकि कहाँ आ गया, मेटा पे, प्लस एच नहीं लगेगा, लेकिन मॉडरेट प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगा के स्टेबलाइज करेगा। यहाँ फिर पैरा पे है तो प्लस एच लगेगा, और प्लस आई जो लगेगा बहुत वीक लगेगा, तो प्लस आई भी लगेगा। यानी हम देखें तो सबसे ज्यादा आर्थो वाला होगा ए, क्योंकि इसमें प्लस आई भी ज्यादा लग रहा है, और प्लस एच तो स्टेबलाइज कर ही रहा है। आर्थो के बाद पैरा वाला प्लस एच, ठीक है, और वीक प्लस आई। उसके बाद मेटा वाला, मेटा वाले में कम से कम प्लस आई तो स्टेबलाइज कर रहा है, नहीं एच स्टेबलाइज कर रहा है तो। और सबसे कम विदाउट सब्सटीट्यूशन, विदाउट सब्सटीट्यूशन इसलिए कम, इसमें कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है दोनों। इसका मतलब ये हुआ, कैसा ऑर्डर होगा भाई, आर्थो फिर पैरा फिर मेटा और सबसे कम विदाउट सब्सटीट्यूशन, ये ऑर्डर होगा। कब, जब हमारा जी कैसा होगा, प्लस एच ग्रुप होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप होगा, तब ये आपका आएगा। क्लियर। तीन केस थे, हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर दिया और एक एक एग्जांपल लेकर डिस्कस कर दिया, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव चार्ज कैसे डीलोकलाइज होता है, इसकी बात करें। और हमने बताया था कि 5 डीलोकलाइजेशन के फैक्टर हमने बताए थे, 5 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर, पहला फैक्टर एरोमेटिसिटी, दूसरा साइक्लोप्रोपेन रिंग का, तीसरा हमने क्या बताया था आपको, पी पाई, चौथा हमने क्या बताया था, मीजोमेरिक इफेक्ट, पांचवा हमारा क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये उन चारों से कम स्टेबलाइज करता है, जो 5वें नंबर पे आता है। इसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका सिग्मा बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, वो इससे इंटरेक्ट करता है, वो इससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा ये, ठीक। जैसे यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए ये, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 4। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेटिव यही 3 है जब ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तब, लेकिन रेजोनेटिंग में कितना हो जाएगा, 4, उसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव और टोटल रेजोनेटिंग 4, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्डिंग अगर इसका हमने हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बहुत डिटेल में बताया है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें होता ये है कि इसका खाली पी ऑर्बिटल है और इस सिग्मा बॉन्डिंग भरा हुआ ऑर्बिटल, यही भरा हुआ ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को किसमें भेजता है, अपने इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्डिंग CH2P ऑर्बिटल, क्या क्या है ये, वैकेंट इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। CH से इंटरेक्शन से होता है, क्लियर। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। जैसे जैसे देखिए हमने और भी एग्जांपल लिए, जैसे इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखिए आप, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 इससे, देखिए ये हाइड्रोजन, फिर दूसरा वाला, फिर नीचे वाला तीसरा वाला, ठीक। फिर इधर वाला लीजिए, इधर वाले से ये इन्वॉल्व हुआ तो ये बना, इधर वाला इन्वॉल्व हुआ तो ये बना, नीचे वाला इन्वॉल्व हुआ तो ये बना। टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में चूंकि हम बताएं इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं।
हाइपर कॉन्जुगेशन में डिटेल में इसको हमने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आप, नेक्स्ट जब आएंगे तो इसमें देखिए, ये इसमें देख कितने हैं, 3 3 6 3 9, कितने हैं भाई, 3 3 6 3 9, 3 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा, ठीक। तो इस 3 से करेगा तो ये 3 दिया देखिए, और इस 3 से करेगा तो ये 3 दिया, और इस 3 से किया तो ये 3 दिया, तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव हो गए और 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। 10 का मतलब इसको भी आप ले लेंगे तो 10वां ये, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तीसरा वाला, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, फिर दूसरा वाला, और सबसे कम स्टेबल पहला वाला। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि डीलोकलाइजेशन जैसे हम इसमें बात करें तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइज कर रहे हैं, इससे पहले वाले में 6 ही, सॉरी इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइज कर रहे हैं, इससे पहले वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन, उससे पहले वाले में 3 ही अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा लोग उसको डीलोकलाइज करेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे दिया होगा, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। एक प्रॉब्लम हमने दिया है, यहाँ देखिए प्रॉब्लम हमने दिया है, ये प्रॉब्लम हमने दिया है, इसमें देखिए ध्यान से। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखना है, ये क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोकेटायन है ये कौन सा कार्बोकेटायन है, एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, ठीक है। एरोमेटिसिटी से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां डीलोकलाइजेशन किससे हो रहा है, मीजोमेरिक से, मीजोमेरिक से, ये पाई बॉन्ड इसको डीलोकलाइज कर रहा है। यहां भी किससे हो रहा है, मीजोमेरिक से। कितने पाई बॉन्ड बताइए, 3 3 6, 6 पाई बॉन्ड, लेकिन 6 नहीं करेंगे, ये कितना करेगा, 3 पाई। एक पीएच कितना करता है, 1.5, 2 पीएच 3। यहां किससे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, साइक्लोप्रोपिल रिंग से, साइक्लोप्रोपिल रिंग से। यहां किससे हो रहा है, प्लस एच इफेक्ट से, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ना, 3 अल्फा और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। यहां किससे हो रहा है, पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, एरोमेटिसिटी, इसलिए सबसे ज्यादा होगा ए। फिर कौन बढ़ाता है, साइक्लोप्रोपिल रिंग, उसी ट्रेंड से आना है, साइक्लोप्रोपिल रिंग, फिर आएगा आपका डी। फिर कौन आता है, पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई, सी, सी सॉरी इससे पहले ये 2 बेंजीन रिंग है ना, इसलिए सी आएगा, ठीक। फिर कौन आएगा, सी के बाद है पी पाई बॉन्डिंग, और सबसे कम जो होगा इसके बाद कौन हो जाएगा, एलाइलिक वाला मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक बी। और फिर कौन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने किसको किसको लिया है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद साइक्लोप्रोपिल रिंग, साइक्लोप्रोपिल के बाद पी पाई होता है, यहाँ पी पाई हो रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ 2 बेंजीन रिंग स्टेबलाइज कर रहे हैं इसलिए हमने इसको पहले ले लिया। उसके बाद हमने लिया है पी पाई को, पी पाई के बाद हम क्या लेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद क्या लेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसी ट्रेंड में हमने बताया था ना कि आपको सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, फिर साइक्लोप्रोपिल रिंग, फिर पी पाई, फिर मीजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। उसी तरीके से आपको स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो भी हमने 3 इफेक्ट बताए हैं आपको, मीजोमेरिक इफेक्ट और कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट और पी पाई और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन तीनों का थोड़ा हम कंपैरिजन करें, इन तीनों में है क्या। जैसे मीजोमेरिक में हमने आपको बताया था, मीजोमेरिक में क्या होता है, जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है भरा हुआ, ये भरा हुआ है, यही इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाता है। पाई बॉन्डिंग यानी ये जो है वो क्या है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और खाली वाला ये कौन सा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, खाली है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बीच का एनर्जी जितना कम रहेगा डीलोकलाइजेशन उतना ही बढ़िया होगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या कॉन्जुगेशन होता है, पाई बॉन्डिंग इंटरेक्ट विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, यह इंटरेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा इंटरेक्शन हम देखें, दूसरा भाई, दूसरा पी पाई में क्या होता है, पी पाई में क्या होता है बताइए,
पी पाई में क्या होता है, इसका पी ऑर्बिटल भरा हुआ और इसका कौन सा ऑर्बिटल, खाली पी ऑर्बिटल, तो यही क्या कहलाता है, पी पाई यानी एन नॉन बॉन्डिंग, इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इसका क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ जो होमो होगा भरा हुआ ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग होगा और खाली ऑर्बिटल क्या होगा, पी ऑर्बिटल वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। कार्बोकैटायन को हमेशा भरे हुए ऑर्बिटल स्टेबलाइज करते हैं। अब भरा हुआ ऑर्बिटल किसी भी तरह का होता है, जैसे इससे पहले कैटेगरी में हमारा पाई बॉन्डिंग था भरा हुआ, यहाँ क्या है, नॉन बॉन्डिंग भरा हुआ है। आगे हम देखेंगे तो आगे में भरा हुआ सिग्मा बॉन्डिंग, आगे में भरा हुआ क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग। देखिए यहाँ कौन कौन दे रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, क्लियर, तीनों में क्लियर है ना। मीजोमेरिक में पाई बॉन्डिंग से खाली पी ऑर्बिटल में, पी पाई पे नॉन बॉन्डिंग से खाली पी ऑर्बिटल में, और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्डिंग से पी ऑर्बिटल में। ठीक, और अगर इनकी एनर्जी का आप ऑर्डर देखें, ये आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लीजिए। इसको आप एन कर लीजिए नॉन बॉन्डिंग, और इसका आप लोग पाई बॉन्डिंग कर लीजिए। ये पी पाई को आप इधर कर दीजिए और मीजोमेरिक को आप इधर कर दीजिए, पी पाई को इधर और मीजोमेरिक को इधर। ठीक है, तो पी पाई में भरा हुआ पी ऑर्बिटल है, यहाँ क्या है, भरा हुआ पी ऑर्बिटल है, और ये क्या है, खाली पी ऑर्बिटल। इनके बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है, इनके बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी नॉन बॉन्डिंग से थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ जो गैप होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी और कम हो जाती, तो ये गैप और बढ़ गया। तो जब आप इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, होमो और लूमो यानी खाली और भरे हुए ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप बढ़ रहा है, और जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो स्टेबलाइजेशन कम होगा। यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होगी, पी पाई में, और फिर मीजोमेरिक में, और सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन में। एनर्जी से हम लोग देखते हैं, एनर्जी डायग्राम से। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एनर्जी बनाए ना, एनर्जी डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो देखिए क्या बनता है। थोड़ा सा हम एक पे बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग होता है, यहाँ क्या होता है, पाई बॉन्डिंग होता है, यहाँ क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है, यहाँ क्या होता है, पाई स्टार होता है, और यहाँ क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है। अगर खाली पी ऑर्बिटल आप देखोगे, खाली पी ऑर्बिटल, तो खाली पी ऑर्बिटल आपका यहाँ पे होगा, खाली पी ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे होगी, ये खाली पी ऑर्बिटल होगा। तब आप खुद देखिए, खाली पी ऑर्बिटल यहाँ पे है, अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाके इसको देंगे तो दूर है, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है सिग्मा बॉन्डिंग से। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया, और अगर नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये सबसे नज़दीक है। तो यही पी पाई है, पी पाई ये है, नॉन बॉन्डिंग से यहाँ नज़दीक है। ये क्या है, ये मीजोमेरिक है, मीजोमेरिक, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आप देख सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, जितना एनर्जी गैप होगा स्टेबलाइजेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहला फैक्टर हमने देखा कि कैसे डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब हमने पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कराया। अब हम दूसरा जो फैक्टर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे घटेगा बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो घटता बढ़ता है वो किससे घटता बढ़ता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करता है। पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन गवर्न करता है, इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करता है। और जो भी फैक्टर पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा वह स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। एनी फैक्टर विच इंक्रीज डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड घटेगा पॉजिटिव चार्ज का तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में से एक इफेक्ट बढ़ाएगा और एक इफेक्ट क्या करेगा, कम करेगा। अब हम लोग देखें कौन सा कम करता है और कौन सा ज्यादा करता है।
तो हमने एक लिया है, ग्रुप लिया है, जी हमने मान लिया ऐसे जुड़ा हुआ। अब हम इसको बारी बारी से सपोज करेंगे। जैसे सपोज कर लिया कि पहला केस जी कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का मतलब एल्किल ग्रुप, CH3 CH3 CH2, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, ये सारे प्लस आई ग्रुप हैं। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजते हैं। अपने से कहाँ भेजते हैं, दूर भेजते हैं ये सभी। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, थोड़ा सा हम लोग देखें। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, देखिए प्लस आई ग्रुप करता क्या है। प्लस आई ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर पुश करेगा। इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ये गरीब था, पेट भरा नहीं था, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा दिया तो पेट थोड़ा सा भर गया। यानी प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। मतलब पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज को मैग्नीट्यूड को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने इसमें एग्जांपल अगर हम लें, जैसे देखिए एक हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एक हमने एग्जांपल लिया है, ये देखिए एग्जांपल। देखिए हमने क्या लिया है, पहले CH3 लिया है, CH3, और फिर CH3 CH2 एक प्लस आई ग्रुप, दो प्लस आई ग्रुप, यहाँ तीन प्लस आई ग्रुप। जैसे आप इधर से इधर बढ़ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी, कार्बन की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल CH3 कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, जो खाली इसका पेट था वो भर गया। 3 लोग भर रहे हैं तो ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो प्लस आई जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट हम लोग आए, हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हम बैक में आगे समझा देते हैं। इसमें केवल प्लस आई इफेक्ट ही स्टेबलाइज नहीं करता है, अभी हमने बताया था कि इसके अल्फा हाइड्रोजन भी इसको स्टेबलाइज करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी। तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन बोथ स्टेबलाइज, दोनों स्टेबलाइज करेंगे। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है ना, तो बोथ इधर से इधर जाने पे प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है। और इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और प्लस आई थोड़ा उससे कम बढ़ाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए, इन दिस केस स्टेबिलिटी आल्सो गवर्न बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी गवर्न करती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लस आई इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन का इंपॉर्टेंस प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा है। ठीक है, अब आइए दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरे केस में हमने लिया कि आई जो है वो माइनस आई ग्रुप है, जी जो है वो माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप का मतलब जैसे CF3 हो गया, CF3 बहुत तेजी से खींचेगा, CH 2F जोड़ दीजिए, ये भी बहुत तेजी से खींचेगा, एक F रहेगा तब भी तेजी से खींचेगा। ठीक है, तो माइनस आई जब रहेगा तो क्या करेगा, जब ये इधर खींचेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज, माइनस। तो एक तो पहले से प्लस था, ऊपर से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के और प्लस बढ़ा लिया। एक तो पहले से गरीब था और रास्ते में आप जा रहे हैं, भिखारी के कटोरे से 10 रुपए निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और निकाल लिए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उससे अवे शिफ्ट कर रहे हैं। जब अवे शिफ्ट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल एक लें, इसमें हम एक एग्जांपल लें। जैसे देखिए ये एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल है, देखिए
अब हमने लिया CF3, देखिए माइनस आई लगाएगा, यहाँ दो दो माइनस आई ग्रुप, यहाँ तीन तीन माइनस आई ग्रुप। अब देखिए होगा क्या, होगा क्या कि ये जब इधर खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यहाँ दोनों खींच रहे हैं तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इस पे, यहाँ तीनों खींच रहे हैं तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इस पे। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करके। और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटा रहा है। कैसे घटा रहा है? पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के। ठीक है, इस पे एक और हम प्रॉब्लम हम लोग देख लें। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। देखिए, हमने स्टेबिलिटी पूछा है आपसे, किसमें स्टेबिलिटी किसकी होगी। देखिए फिर वही है, ये आपका एरोमेटिक है तो एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा होगा ए। फिर ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, छोटा रिंग है तो कम स्टेबल होगा, तो फिर ई। फिर देखिए, फिर कौन सा होगा? डी, क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिर्फ 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों एरोमेटिक के बाद कौन आएगा? ये 3 पाई 6 अल्फा हाइड्रोजन डी। फिर कौन आएगा? 3 पाई 3 अल्फा हाइड्रोजन सी। फिर कौन आएगा? 3 पाई यानी एफ। और सबसे कम कौन होगा? केवल 1 पाई बॉन्ड से डीलोकलाइज कर रहा है ये। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सबसे पहले स्टेबिलिटी को कौन गवर्न करता है? सबसे पहले गवर्न करता है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर कौन गवर्न करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन में 5 फैक्टर हमने बताए, कौन कौन से? एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर कौन? साइक्लोप्रोपिल रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन हो वो। फिर कौन? पी पाई डीलोकलाइजेशन। फिर मीजोमेरिक, और सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद नंबर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का। और मैग्नीट्यूड कौन कवर करता है? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है और माइनस आई इफेक्ट कम करता है। इस तरह से कार्बोकैटायन के बारे में हमने ये आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं, कार्बोकैटायन कितने तरह का होता है ये हमने बताया। और ये भी बताया आपको कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे गवर्न होती है ये भी हमने बताया। ठीक, एक चीज और इसमें थोड़ा सा बच जाता है, और वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अक्सर बीएससी में पूछ देता है कि 2 रिएक्शन बताइए जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा हो। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लेते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया यूनिमॉलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया यूनिमॉलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया यूनिमॉलिकुलर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमने बताया आपको, ये आपका एल्किल हैलाइड होता है और हैलाइड निकल जाता है। हैलाइड निकल जाने से क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक, और फिर ये आपका फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। और इसमें क्या होता है? फिर हम इसमें OH माइनस लेते हैं या वाटर लेते हैं, तो वाटर इस पे अटैक करता है तो क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है, OH। ठीक है, ये आपका RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको कहते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो क्या है? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन SN1 रिएक्शन या रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक, दूसरा जो एक और रिएक्शन हम बता सकते हैं, और वो रिएक्शन है आपका, वो रिएक्शन है, दूसरा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपका E1 रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? यूनिमॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। ये हम लोग बता सकते हैं। इलिमिनेशन इसमें क्या करते हैं? इसमें भी ऑलमोस्ट उसी तरह का रिएक्शन होता है। हम लोग टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग
एल्कोहलिक KOH से कहते हैं, एल्कोहलिक KOH या NaOH से हम लोग करते हैं, और ये आपका एल्कीन बन जाता है। ये क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है, ये आपका एल्कीन बन जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म भी देख लीजिए, इसका भी मैकेनिज्म आप देख लीजिए क्या होता है मैकेनिज्म। इसमें भी देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले Br निकल जाता है, यहाँ भी सबसे पहले Br निकल जाता है, और Br निकलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ये आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, कार्बोकैटायन। ठीक, और उसके बाद क्या होता है लास्ट स्टेप में, यहाँ बेस हम लेते हैं OH माइनस जो होता है, वो OH माइनस क्या करता है, इस CH को अपस्टेट कर लेता है, ये इधर टूट जाता है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये एल्कीन बन जाता है। तो E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, बहुत सारे रीअरेंजमेंट है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं, हमने यहाँ 2 रिएक्शन आपको बताया। इस तरह से आज कार्बोकैटायन के बारे में हमने पूरा बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बेन आयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।